सीबीएसई इन हाउस ट्रेनिंग में सभी आचार्य बंधु शिक्षक का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इस आज के तृतीय सत्र में आर्ट इंटीग्रेटेड एंड एजुकेशन टॉपिक है, जिसको विद्यालय के आचार्य वरिष्ठ आचार्य मिस्टर सुरेंद्र तिवारी इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। तो देर न करते हुए मैं इनवाइट करना चाहता हूं, आमंत्रित करना चाहता हूं मिस्टर सुरेंद्र तिवारी आए और इस टॉपिक को विस्तृत रूप से शिक्षकों के बीच, आचार्य के बीच बताएं, इसकी जानकारी दें। शिक्षकों को मेरा प्रणाम और विशेषकर माननीय प्रधानाचार्य जी, जिनके निर्देशन में यह ट्रेनिंग चल रही है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह से ही आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, सुन रहे हैं, सुनते सुनते आपके काम सुन हो गए होंगे। सच पूछिए तो एक कठिन काम है, फिर भी आप सभी सहर्ष इसको ले रहे हैं। बहुत सुंदर सदानंद जी कहानी से संबंधित बात बता रहे थे। पंचतंत्र जिन्होंने लिखा, विष्णु शर्मा, इन्हीं से संबंधित एक छोटी सी बात से मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, क्योंकि आप बहुत गंभीर हो गए हैं, सुबह से काम सुनते हैं। एक राजा के दो बच्चे थे, दो लड़के थे। दोनों पढ़ने में बिल्कुल बेवकूफ थे, मंद बुद्धि के थे। लगभग 100 शिक्षक जो है उनसे हार मान चुके थे। तब राजा ने डुगी बजवाई, ऐलान करवाया कि जो मेरे बच्चे को पढ़ाएगा उसको मुहंगा इनाम दिया जाएगा। विष्णु शर्मा को पता लगा। विष्णु शर्मा जी गए, कहे कि सर हम जो है आपके बच्चे को पढ़ा देंगे। बहुत अच्छा। पहले दिन, फर्स्ट दिन गए शर्मा जी और उन बच्चों को ले गए एक होटल में और दो रसगुल्ले दोनों को दिलवाया। बच्चे रसगुल्ला खा लिए। बच्चे कह रहे हैं आपस में, ये मास्टर ठीक है। फर्स्ट दिन जो है रसगुल्ला ले रहा है। जब बच्चे दोनों रसगुल्ला खा लिए तो शर्मा जी ने पूछा कि बोलो बेटा, तुम कितने रसगुल्ले खाए हो? तो 2। और खाओगे? तो जी। 2 रसगुल्ला और ले दो। बोलो बेटा, 2 पहले खाए, अभी फिर 2 खाए, कितने हुए? कहता है बड़का, बाप रे बाप, भागरे पढ़ा होता। कब बोला? अरे पढ़ावता बाकी खियावता। सुबह से आप पढ़ रहे हैं तो खिलाया भी जा रहा है आपको, इसलिए खाली आप नहीं है। तो इस तरह से जो है, अब कला संगीत शिक्षा की जहां तक बात है, मैं आपको आने जा रहा हूं।
कला संबंधित शिक्षा। सर कुछ ये तो लिखना भी एक कला है। गांधी जी जिंदगी भर पश्चाताप करते रहे कि मेरा अक्षर जो है अच्छा नहीं हुआ, नहीं होता है, इसलिए जीवन में हम कई जगह फेल्योर हुए। तो मैंने भी प्रयास काफी किया अक्षर बनाने का, लेकिन बढ़िया अक्षर नहीं बन पाया। सच पूछिए तो ये गॉड गिफ्टेड होता है, प्रयास तो आदमी करता है। तो कला संबंधित शिक्षा, कला शब्द सुनते ही आपके दिमाग में यह बात आई होगी कि कला मीन्स संगीत कला, चित्रकला, नृत्य कला, बस यही चित्र भरते हैं हम लोगों के मस्तिष्क में। लेकिन कला सिर्फ संगीत नहीं, चित्रकला नहीं, नृत्य नहीं, ये तो कला है ही, लेकिन इसके अलावे भी ये जितनी चीजें इस आपकी आंखों के सामने दिखाई दे रही हैं, ये सब कुछ कला है, ये सब में कला है। यहां तक हम कहें कि हम इसमें जो बैठे हुए हैं लोग, इसमें कोई साइंस से होगा, कोई कॉमर्स से होगा और कोई कला से होगा, है ना। साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, यही 3 जो फैकल्टीज हैं और इसी से हम लोग पढ़ते हैं। तो कला में इतिहास है, भूगोल है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, तो कई सब्जेक्ट्स हैं। यानी सोशल साइंस एंड नेचुरल साइंस, इसको छोड़कर बाकी सभी कला ही तो है। तो विषय जो है वो कला है, चाहे इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, जो भी एक कला है। और मैं ये कहूं आपसे कि आपका जीवन एक कला है, जिंदगी जीना एक कला है, तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। चूंकि आहार, निद्रा, भय, मैथुन, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 पशु में भी है और 4 आदमी में भी है। भोजन वो भी करता है, भोजन हम भी करते हैं। आहार, निद्रा, उसको भी नींद आती है, हमें भी नींद आती है, मनुष्यों को भी नींद आती है। आहार, निद्रा, भय, लाठी डंडा देखकर भी भागता है, छड़ी देखकर, फारसा गरासा देख करके, गोली देख करके हम भी डरते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, बच्चा वो भी पैदा करता है, पशु भी बच्चा हम भी पैदा करते हैं। तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 चीजें मनुष्य में भी है और पशु में भी है। तो फिर आपके जीवन में, उसके जीवन में क्या अंतर रहा? अंतर यही है कि हमारा जीवन कलापूर्ण है, यानी हम कलात्मक ढंग से जीते हैं। अगर कलात्मक ढंग से नहीं जीते हैं, सिर्फ उठते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं, खाते हैं, सोते हैं, तब तो बस कोई फर्क नहीं है उसमें और इसीलिए कहने वाला कहा है कि जीवन जीना एक कला है। प्रधानाचार्य जी के समय में एक पुस्तक पढ़नी थी मैट्रिक में, जीवन कला ही जीवन है, कोई पुस्तक थी। हमने उस पुस्तक को देखी है, मैंने हमारे जो भाई साहब पढ़ते थे तो उसमें हिंदी में 2 पुस्तकें पढ़नी होती थी, तो उसमें एक पुस्तक वो भी थी, कला ही जीवन है, या जीवन और कला, यस, जीवन और कला जो है, उसमें ये पुस्तक थी। तो जीवन और कला यानी जीवन से कला का अन्योन्याश्रय संबंध है, इसको अलग नहीं किया जा सकता है। आइए थोड़ा सा देखते हैं कला का जो है वो शाब्दिक अर्थ डालते हैं। क से क्रिया, क्रिया मीन्स काम, कर्म, और ला मीन्स लालित्य, लालित्य पूर्ण क्रिया,
ललितपूर्ण काम या ललितपूर्ण कर्म ही तो कला है। यानी जिस काम में, जिस क्रिया में, जिस कर्म में सुंदरता नहीं हो वह कला नहीं है। हम जो भी काम करते हैं उसमें हमको कोशिश होनी चाहिए कि हम थोड़ा सा बढ़िया करें। तो एक सुंदर क्रिया को, सुंदर कर्म को, सुंदर काम को हम कला कहते हैं। और कला में सबसे बड़ी बात यह है कि कला जो है उसमें इतनी शक्ति है, उसमें आकर्षण है। कला आकर्षित करता है। कला जो है आकर्षित करती है। कला कला आकर्षण। कला में आकर्षण होता है। कला आ से आकर्षण। कला में आकर्षण होता है, वो आपको अपने तरफ अट्रैक्टिव करता है, खींचता है। और फिर नौ, इसमें नवीनता होती है। कला में नवीनता होती है। अगर नवीनता नहीं हो तो फिर हमारा अट्रैक्शन नहीं होगा, झुकाव नहीं होगा उसकी तरफ। और ता यानी जब नवीनता होगी तो इसमें तल्लीनता आ जाएगी। तल्लीनता। और जब इसमें तल्लीनता आ जाएगी तो तुष्टि मिलेगी। यानी कला जो है इसमें इतने सारे गुण भरे पड़े हैं, इसलिए हम लोगों को कला समेकित का मतलब होता है जोड़, जोड़ना, युक्त। कला युक्त शिक्षा। कला से शिक्षा को जोड़ना, यही मतलब होता है कला समेकित शिक्षा। तो ये जो है मैंने हिंदी में इसका मीनिंग बताया आपको, लेकिन थोड़ा सा अंग्रेजी में जो इसका शब्द है तो उसको भी देखेंगे। आर्ट ए मीन्स एक्शन। एक्शन कर्म, क्रिया, काम, एक्शन। आर्ट रियल, अनूठा। अद्भुत, रियल, अनूठा, अद्भुत, विचित्र। और टी टैलेंट। टैलेंट प्रतिभा। कौशल। हाँ, स्किल, कौशल, टैलेंट। टैलेंट, कौशल। यानी कहने का मतलब ये कि कौशल युक्त
जो काम है, कौशल युक्त जो कार्य है, वह क्या होगा? अनूठा होगा, वह जो है अद्भुत होगा। इसलिए ये आर्ट में जो है ये 3 शब्द इसमें लगे हुए, 3 लेटर्स लगे हुए हैं, अर्थात ये 3 शब्द जो है मिल करके आर्ट का निर्माण करते हैं। तो दोनों मिलाकर आपको ऐसा लग रहा होगा, मैंने हिंदी में भी इसका खंडन किया और अंग्रेजी में भी किया, दोनों मिलाकर के हमको ये लगा कि कला जो है वह एक आपको बहुत सुंदर ढंग से किया गया कार्य है, जिसमें आत्मानुभूति होती है, जिसमें आनंदानुभूति होती है और एक विशिष्ट प्रकार का जो है इसमें व्यक्ति को आनंद मिलता है। आइए कुछ और चीजें हम आपके सामने रखना चाहते हैं। हृदय की गहराइयों या सच्चे मन से मानवीय भावनाओं को व्यक्त करने के लिए की गई सुंदर प्रस्तुति को ही कला कहते हैं। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, अगर अच्छे ढंग से अगर सुंदर प्रस्तुति आप करते हैं तो हम उसी को कला कहते हैं। कलात्मक ढंग से आपने जो प्रस्तुति की, जो काम किया आपने, वही कला है। अब जैसे रेखा चित्र है, मूर्ति कला है, नृत्य है, संगीत है, नाटक आदि, ये सभी कला के जो है उदाहरण हैं। विद्वानों के अनुसार कला की परिभाषा, कुछ विद्वान कला की परिभाषा दिए हैं, जिसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, 2-3 विद्वानों की। सबसे पहले मैं रविन्द्रनाथ टैगोर की परिभाषा आपके सामने देना चाहता हूं। थोड़ा सा इसको क्लियर करते हुए ठीक। कला के प्रकार ये, हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर की परिभाषा में बता रहा आपको कि जो सत्य और सुंदर है वही कला है। टैगोर साहब ने लिखा कि जो सत्य और सुंदर है वही कला है। सच पूछिए तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस सत्य और सुंदर में, यानी शिव मीन्स सुंदर और शिव मीन्स सत्य, सत्यम शिवम सुंदर, तो सत्य ही कला है या सुंदर ही कला है, उनका भाव ये है इसमें। अरस्तु ने कहा कि कला हमारी प्रकृति के सुंदर अनुभवों का अनुकरण है। कला हमारी प्रकृति के सुंदर अनुभवों का अनुकरण है, यानी हमारी प्रकृति मीन्स नेचर, आदत, यानी हमारी जो आदत है, हमारे जो नेचर है, और हमने जो अनुभव गेन किया इस संसार में, हमने जो अनुभव गेन किया, चाहे वह है हम समाज से अनुभव गेन करते हैं या अपने माता पिता के साथ रह करके अनुभव गेन करते हैं, और उस अनुभव को हम अनुकरण करते हैं, और अनुकरण करने के बाद
हमारे द्वारा जो प्रस्तुति होती है वही कला है। व्यक्ति कहीं कुछ ले करके आता नहीं है, वह इसी समाज से सीखता है। माता पिता से सीखे, समाज से सीखे, दोस्तों से सीखे, उसको यही सीखना है। हाँ, कुछ वंशानुगत चीजें होती है जो हेरिडिटी के साथ जो है आता है बच्चों में, तो यह दूसरी बात है, ठीक है वो आता है, लेकिन उसको रिफाइन नहीं होता है। इसी समाज के में रह करके, इसी परिवार में रह करके उसमें निखार आता है। तो अरस्तु का कहने का मतलब ये है कि कला हमारी प्रकृति के सुंदर अनुभवों का अनुकरण है, कि हमारे अंदर जो हमारी जो प्रकृति है, हमारा जो स्वभाव है, उसके अनुसार हम अनुभव करते हैं, और उस अनुभव का जो हम अनुकरण करते हैं उसी को हम कला कहते हैं। तो ये जो दो मैंने परिभाषा बताई आपको, इन दो परिभाषाओं के अलावा मैं जो अपनी परिभाषा जो आपको समय में प्रस्तुत करना चाहता हूं कि कला एक अंतर्निहित गुण है। कला एक अंतर्निहित गुण है जिसको सुंदर ढंग से प्रस्तुति करना ही कला है। यानी मनुष्य के अंदर अंतर्निहित गुण जिसको सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने को ही हम कला कहते हैं। कि मुझे लगता है कि शायद ये परिभाषा आपको ग्राह्य होगा, है ना। और इस तरह से जो है कला के बारे में ये बात आई। उसके बाद कला के प्रकार की बात हम देखेंगे। कला के प्रकार, अभी आपके सामने कला के प्रकार जो है वो दिख रहे हैं। देखने योग्य, यानी जिस कला को हम जिसको देखकर हम अनुभव करें वो देखने योग्य कला है। अब जैसे नृत्य है, शिल्प कला है, मूर्ति कला है, चित्रकला है, ये जो है इसको हम देखते हैं और हम देख करके अनुभूति करते हैं, महसूस करते हैं, उससे आनंद लेते हैं। कला में सबसे बड़ा गुण है कि कला जो है, मैंने परिभाषा के डिफाइन करते हुए मैंने ये बात बताई आपको कि आत्मानुभूति है ना, और आनंदानुभूति। ये आत्मा को शांति मिलती है, आत्मा को आनंद मिलता है, तो आत्मा आनंद देता है। आनंद यानी जो जिसका संबंध जो है कहां से है, आत्मा से है। आत्मा तो कहने का मतलब ये कि नृत्य जो है बहुत सुंदर, आप नृत्य किसी का देखते हैं तो आपका मन प्रसन्न हो जाता है, मन गदगद हो जाता है, और आप इस सामान्य उस समय तत्काल उस समय में जितनी सारी आपकी मन की दुर्भावनाएं हैं, तकलीफ हैं, वो सभी दूर हो जाते हैं, और उस समय तक तो आप निश्चित रूप से किसी दूसरे लोक में चले जाते हैं। इस तरह से जो है सारे कष्ट आपके दूर हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है वो नृत्य। और फिर शिल्प कला में जैसे वास्तुशास्त्र है, आप मंदिरों पर जो
चित्र उकेरे जाते हैं, उकेरे गए हैं प्राचीन काल के, उन सब चित्रों को देखकर वो सब पाए कि आपका हमारा मन जो है ये आनंदित हो जाता है और आश्चर्य भी होता है कि गजब ये मूर्तिकार थे, कि आज संभव नहीं है उस तरह की मूर्तियां। और मूर्ति कला वही पत्थर जो कभी पैरों से ठोकर लगते थे उस पत्थर में, लेकिन उस पत्थर को शिल्पकार जो है उठाता है और उठा करके अपने छेनी और हथौड़ी से जो है उसको आपको बनाता है, उसे तराशता है और तराश करके एक ऐसी खूबसूरत मूर्ति प्रदान करता है, एक रूप प्रदान करता है और उस मूर्ति को कहीं मंदिर में स्थापित कर दी जाती है और उस मंदिर में जाकर के हम नतमस्तक होते हैं। हे मां मेरे कष्ट दूर करो, हे शंकर भोले बाबा मेरे कष्ट दूर करो, हे मां काली। हम रोज जाते हैं, देखते हैं उस मूर्ति को प्रणाम करते हैं। क्या भाव उस कलाकार की बारीकी है कि जो पत्थर, वही पत्थर जो कभी पैरों से टकराता था और जो धारा, नदियों की धारा, समंदर की धारा से टूटता था, उसी पत्थर को उठा करके, वही पत्थर वो है ना, और उसको जो है कलाकार इतना सुंदर तराशता है, इतना सुंदर रूप प्रदान करता है कि हम उसको नतमस्तक होते हैं और उसमें हम सजीवता देखते हैं, हम जीवंतता उसमें देखते हैं, एक शक्ति का रूप जो है हम शक्ति उसमें देखते हैं और शायद वो शक्ति उसमें आ भी जाती है। जैसे अपने रामकृष्ण परमहंस के बारे में आप जानते ही हैं कि काली के भक्त थे और काली ने जो है साक्षात उनको दर्शन दिया था। तो इस तरह से कला की बात जो है हम कर रहे थे आपसे। और फिर चित्रकला है, चित्रकला को भी हम देखते हैं तो ये काफी प्रसन्न होते हैं हम। इस तरह से जो है आपको उसके बाद दूसरा नंबर है सुनने योग्य कला, यानी कला जिसे देखा नहीं जा सके, वह कला जिसे देखा नहीं जा सके बल्कि सुन करके अनुभव किया जा सके, सुन करके अनुभव किया जा सके उसे सुनने योग्य कला कहते हैं। जैसे काव्य कला, काव्य कला हम थोड़ा सा इस पर समझ लेते हैं आपको। काव्य कला काव्य काव्य वह है, सभी इसमें साहित्य के, हमारा राकेश जी बैठे हुए हैं, संस्कृत साहित्य के विद्वान। कि रसात्मक वाक्य ही काव्य है। रसात्मकम काव्यम, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, रसात्मकम वाक्यम काव्यम। विश्वनाथ का परिभाषा है। बिल्कुल सही। कि रसात्मक वाक्य ही काव्य है, यानी जिसमें रस हो। रस साहित्य में 9 रस हम लोग पढ़े थे 9 रस, अब 11 रस की बात आ गई है। धरती में 5 रस, खाटा, मीठा, नमकीन, तीता, कड़वा। धरती में 5 रस, खाटा, मीठा, तीता, नमकीन और कड़वा। और साहित्य में 11 रस, 9 रस थे, लेकिन 11 रस विद्वानों में हिस्सा छोटा होता है ना, 11 रस की चर्चा होती है साहित्य में। तो काव्य कला यानी काव्य भी एक कला है और सबसे विशुद्ध कला, सबसे उत्तम कला है काव्य। जब बाणभट्ट मरने लगा तो उसकी पिता
किताब अधूरी थी। उसकी किताब थी कादम्बरी। कादम्बरी। उसकी किताब अधूरी थी। वह दोनों बेटों को बुलाया, एक साहित्याचार्य एक व्याकरणाचार्य, दोनों पढ़ रहे थे। कहा कि बेटा आप तो मर रहे हैं, ये कादम्बरी जो है अधूरी रह जाएगी, कौन इसको पूरा करेगा? तो दोनों ने कहा कि एकदम पिताजी कोई दिक्कत नहीं, हम दोनों भी इसको पूरा करेंगे। तो नहीं तुम बोलो, एक टेस्ट देना है हमको, टेस्ट लीजिए। तो उन्होंने एक वाक्य बोला, कहा कि इसको हिंदी में बोल रहे हैं, इसको संस्कृत में बोलना, तुम लोगों को संस्कृत में अनुवाद करना है। क्या है वो क्या है वो सेंटेंस? वो सेंटेंस है कि अग्रे शुष्क वृक्ष तिष्ठति, या शुष्क वृक्ष अग्रे तिष्ठति, आगे सूखा वृक्ष गिरा हुआ है। एक ने कहा, व्याकरणाचार्य था, साहित्याचार्य ने कहा कि निरस्तरु अग्रे निरस्तरु विलसति। तिष्ठति अग्रे दुष्टम हाँ ठीक, मन वही रूप है। एक ने कहा कि निरस्तरु, उसने कहा कि शुष्क है, सूखल बा, कहा कि ना सूखल नहीं है, निरस्तरु रस नहीं है, परल नहीं थे, सुतल बा, विलसती सोया है। वाह बेटा तुम ही मेरे इस काव्य को पूरा करोगे। तो कहने का मतलब कि काव्य जो है उसमें रस होता है, अलंकार होता है। ये दो चीज अगर नहीं है तो वह काव्य नहीं है। एक पंडित जी ने कहा कि बेटा देखो अब तो हम मर रहे हैं, अरे 10 वर्ष में मर ही जाएंगे, लेकिन एक बात सीख लो। तो क्या कि किसी भी बात को संगीत में कहो, संगीतमयता के साथ कहनी चाहिए, उसमें संगीत हो। ठीक है, जरा गांठ बांध दिया। एक दिन पंडित जी के घर में आग लग गई। तो क्या कहता है वो लड़का पिताजी से, पिताजी घर में, अरे बोलना क्या बात कर रहा, बोल। पिताजी घर में आग लगी है। तो सब जल गई। तो सच पूछिए तो हम लोगों को अलंकार की भाषा बोलना है, समझना है, लेकिन ऐसा नहीं, गलत हो जाता है। तो ये जो है आपको काव्य कला की बात आती है। काव्य अब देखिए ना, आपको मैं कितनी उसमें सुंदरता है काव्य में। थोड़ा सा क्योंकि मैं हिंदी का टीचर हूं, इसलिए गोपियां कहती हैं कि क्या कहूं परदेसी की बात, क्या कहूं परदेसी की बात, ग्रह नक्षत्र वेद के आधा, 20 खाद मर जा, क्या कहूं परदेसी की बात। अब ग्रह नक्षत्र वेद के आधा, क्या बात हुई भाई, इसके आधा तो ग्रह 27, ग्रह 9, ग्रह नक्षत्र 27 और वेद 40, इसके आधा 20। मन करता कि 20 खा के मर जाए।
नहीं तो सीधे बोल ना जब वृक्ष खा के बोल के तो भाषा ना कुछ तरह के बोल रहा हो। ग्रह नक्षत्र वेद के आधा 20 घात मर जा क्या कहूं परदेसी की बात। यही काव्य है, यही रस है, यही अलंकार है। कवि कहता है कि 3 बेर खाती सो 3 बेर खाती, 3 बेर खाती सो 3 बेर खाती है। अरे भाई ये हम लोग यमक अलंकार का हम उदाहरण देते हैं। 3 बेर खाती सो 3 बेर खाती है, यानी जो 3 बेर खाती थी शाम सुबह 12 बजे, अब वो 3 बेर खाती, 3 तो बैठा कर रही, 3 बेर खाती सो 3 बेर खाती है। विजन डुलाती सो विजन डुलाती है, जो जिसको पंखा झड़ा जाता था अब वो अपनी आंचल झेल रही है। ये 2 दिन आ गया है, दुर्दिन की बात बता रहा है कवि। 3 बेर खाती सो 3 बेर खाती है, विजन डुलाती सो विजन डुलाती। तो शब्द को खोजता है कवि, जो है ना सुवर्ण खोजत कवि व्यभिचारी चोर, सुवर्ण खोजता है। सुवर्ण सोना, सुवर्ण सुंदरता, सुवर्ण सुंदर अक्षर, सुंदरता, अब देखिए ना, कवि व्यभिचारी चोर, इसको तीनों खोजता है। कवि सुंदर अक्षर खोजता है और व्यभिचारी कैरेक्टरलेस सुंदरता खोजता है और चोर सोना खोजता है। ये हुआ आपको श्लेष अलंकार। सुवर्ण है खोजत कवि व्यभिचारी चोर। तो ये जो काव्य की बात है, अब देखिए द्रौपदी का चिरहरण हो रहा है, चीर का अंबार लग गया और हाँफ रहा है, पसीना पसीना हो गया है। दूसरा सानामा, लेकिन अभी चीर का जो है था नहीं लग रहा है। तो कवि कहता है कि सारी बीच नारी है, नारी बीच सारी है, सारी ही नारी है कि नारी ही सारी है। सटा नहीं चलता, बाप रे बाप। सारी बीच नारी है, नारी बीच सारी है, सारी ही नारी है कि नारी ही सारी है। तो इस तरह से जो है काव्य की बात है, एक बहुत ही अजीब चीज है काव्य। उसके बाद है, अब जैसे पहले के लोग कविताओं में ही मैथमेटिक्स जो है लिख दिया करते थे। मैथ के सब बैठे हुए हैं विद्वान लोग। एक कविता में है मैथ कि एक समय वृषभान दुलाई के हार बिहार में टूट गई, 37 सेज 63 अंचल 70 ग्वाली न लूट ली। धुरियाधि गयो क्षण में मिली के प्रिय पंचम भाग चुराई लियो, 9 भाग सुहागिन हाथ लियो, कहो कीर्ति के दाने बिहार है। राधा के हार टूट गए, राधिका के हार टूट गए। 37 को स्टेज पर गिर गए, 63 को अंचल में उनका आंचल में आ गए। 37 से 70 ग्वाल लूट लिए, 70 ग्वाल लूट लगी। धुरियाधि गए, टोटल का 1/2 धुरा में मिल गए।
धुर्यात गयो शरण में लिखे प्रिय पंचम 1/5वां भाग किसकी चुरा ले नौभाग्य सुभागिन हाथ लियो और नौवा भाग जो बासे हजामी ले लो तो बोली चाहिए कतना दाना के हार रहे एक समय प्रस्थान दुलारी जहार बिहार में टूट गयो 37 से 63 वाद में लूट लियो धुर्यात गयो छरे में मिली के प्रिय पंचम भाग चुराई लियो नौभाग्य सुभागिन हाथ लियो कहो केंद्री के दाने के हार रहे इतने दाने का हार ये अंकगणित का सवाल है इस पर एक्स वाई पर भी लोग बना देते हैं विद्वान ये काव्य है काव्य में ही ये चल रहा है और एक और बात उसके बाद काव्य की बात खत्म करेंगे किसान चला गया है हल लेकर के बैल लेकर के अपने खेत में 12 बज गया 1 बज गया अभी तक जलपान नहीं गया तो क्या करता है कि अभी तो कभी तो सभय बिसरी जब हाथ परे हर की मुठिया पढ़ाई लिखाई कविता सब खत्म जब पढ़ लिख करके हम लोग कुछ कोई नौकरी नहीं मिलेगी और जब हम लोग को अब तो हल नहीं है जब हम लोग ट्रैक्टर पर बैठेंगे और खेत जोतने लगेंगे तो उस समय कहेगा कि ये पंडित जी तनी हम लोग खेतवा जोत दी पंडित जी बाप रे बाप कोई जो दूसरा है भाई हम 10 जुटवाओ तो कहता है कि अभी तो कभी तो सब है निसरी जब हाथ पड़े हर की मुठिया आप भूख लगे मुख बात नहीं आवे जो होता है घर की बटिया और नारी बेदर्दी दर्दों न पूछे पानी भेजे दूध ही पटिया तो कभी गंग कहे मन चेत करो सबसे भला रहना पटिया सबसे भला रहना साधु हो जाए हरवा चलावत में भैले दोपहरिया कि ना लगी धनिया हमारे राम ना लगी धनिया हमार गावत बेचारा हुआ ना लगी धनिया हमार ना जानी के कर मुह देखनी बिहनिया अब महिले ना आइले सुख जल पनिया किया घरे आ गईले कौन पहुनावा सांसा में जियरा हमारे राम ना आई धनिया हमार ये कौन गीत कला हुआ संगीत कला काव्य कला अभी चल रहा है अब ये जिसके बाद है संगीत कला तो संगीत जो है अब क्या कहना है इसको संगीत में भाई नृत्य गायन और वाद्य ये तीनों का संगम जो है वह संगीत कहलाता है तीनों का संगम है वो नृत्य भी हो गायन भी हो और वाद्य भी हो इसीलिए जब हम लोग नाच देखा करते थे उस समय नाच पार्टियां होती थी शादी ब्याह में जाते थे ओ पार्टी आती थी और उसमें लोग कहते थे साज बाज ठीक नहीं था नाच तब उसका ठीक है खाली कि साज बाज ठीक नहीं था समाजी ठीक नहीं था समाजी शब्द समाजी का मतलब होता है कि समाज वह है मनुष्यों का वह समूह आप सिविक्स में पढ़ाते हैं दो से अधिक मनुष्यों का व्यक्तियों का वह समूह
जिसका एक उद्देश्य हो, जिसका कोई एक उद्देश्य हो, वह समाज कहलाता है, उसको समाज कहते हैं। तो उसमें हमको बोले कि समाज ही इसका ठीक नहीं है, यानी झाल से, हारमोनियम से, बांसुरी से, तबला से स्वर अगर निकलता है झूम बराबर, तो झालों से निकले झूम बराबर झूम शराबी, तबला से झूम बराबर झूम शराबी, हारमोनियम से झूम बराबर झूम शराबी, स्वर से वही निकले, वही समाजी है, वही संगीत है। तो इस प्रकार से जो है संगीत की जहां तक बात है, तो संगीत कला जो है यह आपके हृदय को प्रफुल्लित कर देता है। और क्या नहीं देता है संगीत? लता मंगेशकर को क्या नहीं मिला? लता मंगेशकर को क्या नहीं मिला? पद, प्रतिष्ठा, पैसा। और आपको मुकेश जो दर्द भरे गीत के गायक थे, अनूप जलोटा भजन सम्राट। इस प्रकार से जो है आपको ये मूर्धन्य कुछ गायक लोग हैं, संगीत जो आपके मन मस्तिष्क को वो बिल्कुल जो है आनंदित कर देता है, झकझोर देता है। साहित्य की परिभाषा ही है कि जो हृदय को ललकार कर झंकार दे, दिनकर जी बोले हैं, जो हृदय को ललकार कर झंकार दे उसे ही साहित्य कहते हैं। तो इस साहित्य में लगभग सारी चीजें आ गई। संगीत भी साहित्य है, गीत भी साहित्य है, काव्य भी साहित्य है। इसलिए जो है मैं आपको ये बताना चाहूंगा, संगीत कला। फिर प्रश्न है। जी सर। प्रश्न ये है कि जैसे कला समेकित शिक्षा आप विषय ले रहे हैं, तो क्या कला समेकित शिक्षा यानी शिक्षा कला योग यानी शिक्षा में कला, इसको थोड़ा जाके स्पष्ट करने का बिल्कुल करेंगे। ठीक। हाँ, कि कला का क्या महत्व है शिक्षा में, शिक्षा में कला का क्या महत्व है? सही बात है, इसको थोड़ा सही। और क्या कला सभी विषयों में समाहित होना चाहिए? गणित, हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, ये सारे विषयों में, या किसी को अलग होना चाहिए? ये थोड़ा कला समेकित शिक्षा यानी कला को जो है, ये शिक्षा को हम लोगों को कला के साथ शिक्षा को जोड़ देना है, शिक्षा को जोड़ना है कला के साथ। यानी कोई भी विषय आप पढ़ाते हैं, अगर कलात्मक ढंग से उसे पढ़ाएंगे तो वह बच्चे के लिए ग्राह्य होगा, उसमें उसकी रुचि जगेगी, उसमें उसकी जिज्ञासा बढ़ेगी। और टीचर तो पढ़ाने से कोई बढ़ता नहीं है। अगर पढ़ाने से पढ़ना माने पढ़ लेता लड़का बच्चा, तो दुनिया का कोई ऐसा लड़का नहीं, कोई सा व्यक्ति नहीं जो वंश चलाता है और ट्रैक्टर चलाता है, सब लोग पढ़ लिए होते। टीचर, टैगोर साहब ने क्या कहा, रविंद्रनाथ टैगोर, कि शिक्षा का काम है कि उसमें जिज्ञासा पैदा कर दे बच्चे में। तो जिज्ञासा पैदा करने की बात होती है, तो जिज्ञासा कैसे पैदा होगी? तो जब तक हम लोग शिक्षा को कला के साथ नहीं जोड़ेंगे, तब तक जो है उसमें रुचि से। हिंदी हम पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ा रहे हैं, मैया बोली मैं नहीं माखन खायो, ठीक है, मैया बोली मैं नहीं माखन खायो, घोर भय गयन के पीछे मधुबन मोही पठायो, चार पहर बंसी बट भट सांझ परे घर आयो, मैया बोली मैं नहीं माखन खायो। बेटा देखो, यही इसका माने हुआ। आप जैसे बोले, लड़का वैसे सुन लिया। दूसरे दिन पूछे बच्चे से, तब क्या हुआ, सब अर्थ बताओगे? तो वो दिमाग से बाहर निकल गई है बात, बेचारा का कोई खास बात नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन आप पढ़ाइए, सब शाब्दिक अर्थ बताइए, और उसको अगर आपके पास कला है तो उसको कला के साथ जोड़िए। कहिए कि मां कहती है, मां कृष्ण से कहती है कि बेटा
दही तूने खाया है, ये उलाहना आया है कि तूने दही खा लिया है चुरा कर। कहते हैं कृष्ण कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। घोर भय गए अनके पीछे, मधुबन मोहि पठायो। चार पहर बंसी बट भटक्यो, सांझ परे घर आयो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। इस स्वर में पढ़ाएंगे तो बच्चे का अनुराग, अनुरक्ति, उसकी जिज्ञासा बढ़ेगी और इस तरह से बच्चा जो है उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो ये बात रही आपकी हिंदी की। अब जहां तक इतिहास ही है, इतिहास आप पढ़ाते हैं क्लास में, तो इतिहास को इतना जटिल मत बना दीजिए कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बेवफा, रात पढ़े और दिन सफा, ये इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे नहीं है ना। बल्कि उसमें आप बच्चे को कहिए कि बस तीन ही चीज तुमको इतिहास में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? तीन चीज। तो सबसे पहले डेट, तारीख, व्यक्ति का नाम, तारीख, व्यक्ति का नाम और घटना। ये तीन चीज अगर तुम्हें याद है तो निश्चित रूप से जो है तुम्हारा इतिहास जो है वो याद हो जाएगा और इसमें कोई तुमको परेशानी नहीं होगी। असहयोग आंदोलन हमको पढ़ाना है इतिहास में, असहयोग। तो इसमें बच्चों को ये बताना है कि अ मीन्स नहीं, सहयोग मीन्स सहयोग, सहायता। हम तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे। बस दुनिया का ये अनूठा अद्भुत मतलब कि ये उदाहरण रहा गांधी के साथ कि दुनिया जितनी क्रांतियां हुई है, सारी क्रांतियां जो है वो तलवार के बल पर, बम पिस्तौल के बल पर हुई है। लेकिन गांधी ने जो क्रांति यहां की वह सत्य अहिंसा के तलवार से शुरू की उन्होंने, और उसमें जो है आपको असहयोग, हम सहयोग आपका नहीं करते। अभी क्या करते थे कि चूंकि हमने अंग्रेजों का सहयोग किया इसीलिए अंग्रेज यहां अपना पैर जमा दिए। हमने सहयोग किया अंग्रेजों का, पैर जमा दिए, और सहयोग हम बंद कर देंगे तो यहां से वो चले जाएंगे। तो गांधी जी ने जो है वो जनवरी 1921 में, जनवरी 1921 में उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया। लेकिन चौरी चौरा जो है वो जो घटना हुई, कांड हुआ, उसमें जो है कई लोग मारे गए। इसके चलते उन्होंने फरवरी 1922 में उन्होंने इसको वापस ले ली। गांधी जी असहयोग आंदोलन शुरू किए थे जनवरी 1921 में शुरू किए, फरवरी 1922 में जो है वो खत्म कर दिए। इसमें तारीख है, घटना है, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, और व्यक्ति हैं गांधी जी। तीन वो चीज है। क्वेश्चन आया, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 21 में। बंद कब हुआ? 22 में। गांधी जी क्यों शुरू किया असहयोग आंदोलन? क्योंकि उनका कहना था
कि सहयोग किए थे तो यहाँ पैर जम गया था, उसका अंग्रेज का पैर जम गया, और सहयोग करेंगे तो पैर उखड़ जाएगा। ओके, इसको बहुत कठिन बना देना, विस्तार कर देने से बच्चे के दिमाग में बात हो जाएगी। तो कलात्मक ढंग से आप अगर बच्चे को उठाते हैं, इतिहास भी, तो इतिहास में भी कला है। उसी तरह से जो और भी आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं, जो पढ़ाने वाले व्यक्ति हैं, वो अपने दिमाग से और अपने कला के हिसाब से पढ़ाते हैं। साइंस में, साइंस के हमारे प्रभात जी हुए, सारी चीजें जो है, तो कहने का मतलब कि इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सारे विषय कला से जुड़े हुए हैं। अगर कला को हम अभी नई शिक्षा नीति जो है, इसीलिए नई, हम बहुत पहले जब हम लोग पढ़ा करते थे तो हस्तकला हम लोग पढ़ते थे, परीक्षा होती थी उसकी, और मिट्टी का केला, मिट्टी का शरीफा, मिट्टी के आम, अपने हाथ से बनाया हुआ झाड़ू, रस्सी, चटाई, रस्सी, ये हम लोग ले आते थे, उसमें नंबर मिलता था। लेकिन बीच के कालखंड में ये सारी बातें खत्म हो गई, है ना। और एक बहुत बड़ा जो है, बहुत बड़ी भीड़ जो है समाज में जो है बेरोजगार किया गई। लेकिन नीतीश कुमार तो बहुत बड़ा विद्वान आदमी है और महान आदमी है कि जो ये 3 लाख लोगों का जो है सो किया, रोजगार दिया, 6 लाख रोजगार मिल गया, दिया 3 लाख को, मिला 6 लाख को। कैसे भाई? तो 3 लाख स्त्रियां, अब 3 लाख उसका पुरुष, ले जाना ले जाना ले जाना ले जाना, का मिला नहीं। तो इस तरह से जो है आपको अब देखिए, कम समय है, आप कंक्लूड करने। अब बांस, ठीक, बांस की जहां तक बात है, कला की जब बात, इसीलिए ये जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है उसमें कला कौशल युक्त शिक्षा की बात कर रही है। और बांस को देखिए ना, बांस से जो है छैती, छवनी, ढाका, है ना, ये सारी चीजें, गौरा, डाला, गौरी, सूप, इतनी चीजें बना करके महाराज सब लोग बेचते थे, उससे उनका रोजी रोटी चलती थी। ये सब कला है। और फिर जो है आपको बांस को देखिए तो वो भाई, और जो बांस का पार घोट देता है, उस बांस से बांसुरी बन गई, और बांसुरी की धुन पर आप नाचने लगते। गजब, ये कला है। अरे जिस मन से आप पेट भरते हैं, उसी पशु के जो है चाम से, चर्म से आप जो है तबला छा देते हैं, और तबले की थाप पर जो है जुवतियां जो है नाचने लगती है, झूमने लगती है, तो आप भी झूमने लगते हैं। क्या मजा है भाई कला, इस कलात्मक चीज है। इस प्रकार से जो है, तो वंशानुगत, यानी जो वंश परंपरा से जो है हमको चीजें मिली हुई है, उस वंश परंपरा को पुनर्जीवित करना है ना। अब हमको रोजी रोटी नहीं मिल रही है, हम ठाकुर जी हैं, दाढ़ी बनाते हैं, अरे भाई खोल दो, सैलून खोलो, दाढ़ी बनाओ, तुमको फर्स्ट क्लास का जो है सो कमाओगे तुम। तो इस तरह से रोजी रोटी जो है वो वंशानुगत, लोहा का काम करने वाला लोहार कहलाया, एक से एक चीजें जो है लोहा, सोना का काम करने वाला सोनार कहलाया। तो इस तरह से जो है जो वंशानुगत चीजें थी, उसके वंश का जो कला थी, जो काम था, वो अगर व्यक्ति करता है तो उसकी रोजी रोटी की कोई कमी नहीं होगी। और हम बेरोजगार हैं जो हल्ला करते हो, तो सरकार कहां से देगी? इतनी सरकार कहां से लाएगी रोजगार? इस तरह से जो है आपको कला शिक्षा का महत्व, कला शिक्षा विद्यार्थियों के सृजनात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण जो है वो एक आयाम है, और इसको पाठ्यक्रम में भी जोड़ने की बात जोड़ा भी गया है, और फिर अभी इसको जोड़ने की बात चल रही है विशेष रूप से, है ना। सज्जात्मक कला, जहां तक साज सज्जा की बात है कि हमारी बहनें जो है उसमें परिपूर्ण होती हैं, उसमें दक्ष होती हैं, तो
इस तरह से नृत्य हुआ, ड्रामा हुआ, थिएटर हुआ, ये सारी कला के जो है आयाम हैं। और इस प्रकार से आपको कला का जो महत्व है, वो कला का महत्व है कि यह है जीवन को सजीव बनाती है। कला जीवन को सजीव बनाती है। और फिर ये जो है सीखने के कार्य को सरल कर देती है कला। हम किसी चीज को सीखते हैं, कलात्मक ढंग से उसको हम करते हैं, तो वो हमको सजीव बना देती है, आसान बनाती है। कला जो है, कला संगठित करती है, समाज से आपको जोड़ती है कला, सामाजिकता में वृद्धि करती है कला। आप बहुत बढ़िया गाते हैं, आपके 10 गो साथी हो जाएंगे, संगतिया हो जाएंगे, है ना, और मौका पर आपको उस प्रतिष्ठा भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा। इस प्रकार से जो है सृजनात्मक क्षमता का विकास होता है। उसमें कला के माध्यम से विषयों का ज्ञान भी होता है। अब जो है जहां तक कला संबंधित शिक्षा की बात है, तो मैंने कई बातें आपको बताई, और हृदय और शरीर उससे जुड़ जाता है। कला के साथ जोड़ देने से हृदय और मस्तिष्क दोनों जुड़ जाता है, और जब दोनों जुड़ जाएगा तो वह लड़का जो है, वह व्यक्ति जो सीखने के लिए आतुर है, वह है बिल्कुल जो है सो वह बेताब हो जाएगा सीखने के लिए, अगर कलात्मक ढंग से हम उस चीज को बताते हैं तो। इस तरह से जो है कला एक बहुत सुंदर आधार है। अब जहां तक समकालीन जो है कलाओं की बात है, तो इसमें उत्कृष्ट जो चित्रकार हैं, उनकी आजकल ये बहुत सी बातें उसमें आती है। समकालीन क्षेत्रीय कलाएं हैं, चित्रकारी है, क्षेत्रीय नृत्य है, ये कलात्मक जो है रूप जो क्षेत्रीय आधार पर उसको ये किया गया है। तो ये बिहार का छाऊ, महाराष्ट्र का तमाशा, और इस प्रकार से पंजाब का भांगड़ा, ये क्षेत्रीय कलाओं की बात है। और फिर पेंटिंग की बात, मधुबनी की पेंटिंग, मथुरा की पेंटिंग, ये सब क्षेत्रीय कलाएं हैं। और इस प्रकार से बचपन में बालक को कला की कोई विशेष समझ नहीं होती है, लेकिन वह धीरे धीरे कला की सुंदरता का सृजन करता है और सीखता भी है। इस तरह से बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में कला जो है, संगीत शिक्षा काफी जो है महत्वपूर्ण होती है। इस तरह से जो है ये कलात्मक शिक्षा और कला शिक्षा के बारे में आज आपको मैंने कुछ बताया। फिर समय मिलेगा तो फिर आपसे नमस्कार।